हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फाइनली क्लास 12 का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, जो कि 11th में भी हम पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। खैर, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। अगर आप 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको सहायता जरूर क्लास 12 के चैप्टर में मिलेगा। और अभी फिलहाल हम ऑनलाइन में क्लास 11th का 4 चैप्टर तक डाल चुके हैं, और उससे अगला वीडियो फिर धीरे धीरे आएगा। तब तक हम 12वीं का सिलेबस आज से शुरू करते हैं ऑनलाइन में। तो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज होता है ना, वो एक दूसरे से जब संबंध रखता है, रिलेशन, जैसे किसी का किसी से संबंध हो गया, किस तरह का संबंध है, किसी का माता पिता का संबंध होता है, बेटा का होता है, मम्मी का होता है, इस तरह का एक प्रकार का संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग मतलब कुछ संख्याएं रहता है, उसका एक दूसरे से संबंध रहता है, और उसमें कुछ शर्त रहता है। अच्छा, 11th में हम पढ़े थे कि जो संबंध एक दूसरे से दर्शाया जाता है, उसको हम लोग 2-3 रूप में पढ़े थे, 2 रूप में पढ़े थे, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। क्लास 12 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं। इसमें आपको 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा संबंध के प्रकार, यानी कि संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसी प्रकार 1.2 में आपको पढ़ना पड़ेगा फलन के प्रकार। संबंध में ही हम लोग फलन पढ़ते थे, तो 1.2 में पढ़ेंगे फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, वहीं 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। वहीं 1.4 में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द्विआधारी सक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, क्लास 11th में हम लोग जैसे 2 संबंध है हमारा, जैसे मान के चलिए संबंध जो है, एक हम संबंध ए लिए और एक बी लिए। जैसे हम बोले RA जो है संबंध ए से बी में परिभाषित है। ए में हम कुछ तत्व लिए, यानी कि 1 ले लिए, 2, 3, 4, उसके बाद मान के चलिए कुछ और ले लिए, 6, 7 ले लिए। ठीक उसी प्रकार बी में हम कुछ ले लिए। बी में हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 6 तक रहने के। ठीक है, इसमें हम ए में कुछ तत्व ले लिए और बी में कुछ तत्व ले लिए। हम बोले कि आर जो है ना, सच दैट में ए से बी में क्या है, संबंध है। और ए से बी में किस प्रकार का संबंध है, मान चलिए 1 का संबंध हमें 2 से लगाए, और उसी प्रकार 2 का हम 3 से लगाए, 3 का हम 4 से लगाए, 4 का हम 5 से लगाए, और 7 का 6 से नहीं लगाए। एक प्रकार का मतलब सीरीज में संबंध लगाए हैं कि जहां 1 है ना तो इसका संबंध 2 से हुआ। ठीक उसी प्रकार 2 है ना तो एक बड़ा से संबंध 3 से हुआ। अगर मान के चलिए इस पूरे को हम x मान ले और इसको y मान ले, तो इसको x और y मान लेंगे जब, तो हम इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे, 11th में पढ़े हैं रोस्टर और सेट बिल्डर, यानी कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें कि R जो है A से B में एक संबंध है, तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखते, रोस्टर रूप में हम क्या करते थे, मध्यम कोष्टक के अंदर जो संबंध रहता था उसको छोटी कोष्ट के अंदर कोमा लगा कर लिखते थे ना। तो रोस्टर रूप में अगर इसको लिखना चाहे रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मध्यम कोष्ट लिखे
और 1 का संबंध 2 से है ना, इसके अंदर में छोटा कोष्ठ यानी कि 1 और 2, पहला जो एलिमेंट होता था उसको x बोलते थे और दूसरा वाले को y बोलते थे, ठीक है। वहीं अगर बोलते थे फिर इसको जब 2 और 3 से है तो 2 और 3, 3 और 4 से है तो 3 और 4, ठीक है। अगर 4 और 5 से है तो 4 और 5, उसके बाद हमारा संबंध नहीं है तो रोस्टर फॉर्म में इतना ही लिखा है, ठीक है। अगर वही सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहें हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जानते थे कि जितना भी हमारा एलिमेंट है इन सब के लिए एक तर्क दिया करते थे ना, एक ऐसा तर्क देते थे जिसमें क्या होता था कि सारा एलिमेंट फिट बैठ जाता था। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम x मान लिए पूरे एलिमेंट को, इसको मान लिए है y, इसका मतलब x जो है ने, सॉरी y जो है ने वो x से 1 बड़ा है, यानी कि 2 जो है वो 1 से 1 बड़ा है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि x, y सच दैट y बराबर जो है ना हमारा, यानी कि y का जो एलिमेंट है, जितना एलिमेंट है वो x के एलिमेंट से 1 बड़ा है। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि y में जो एलिमेंट है हमारा जैसे 2 है, 2 हमारा एलिमेंट है, तो y हमारा जैसे 2 हो गया, तो 2 जो है x का एलिमेंट यानी 1 से 1 बड़ा है। ठीक उसी प्रकार 3 जो है हमारा 2 से 1 बड़ा है। तो इसको इस तरह से मतलब तर्क दे दिए ताकि ये सारा एलिमेंट बैठ गया इसमें फिट। जहां पर जो है ने x बिलोंग्स टू a है, यानी x का जितना भी एलिमेंट है वो a से संबंध रखता है, और y बिलोंग्स टू b है, y का जितना एलिमेंट है वो b से संबंध रखता है। तो इतना हम पढ़ चुके थे, और इसमें 2-3 चीज और पढ़े थे 11वीं में, जैसे हमारा डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। तो जैसे इसका बोलेगा हमको इस पूरे का अगर डोमेन निकालने के लिए, डोमेन यानी कि प्रांत निकालने के लिए, तो प्रांत क्या मतलब निकालते थे, प्रांत का परिभाषा होता था, वो होता था कि जो संबंध बना रहा है, जो संबंध बना रहा है वो हमारा होता था डोमेन यानी प्रांत। तो संबंध तो हमारा यही संबंध बना रहा है, 1 2 3 4, 4 ही व्यक्ति ऐसा है जो संबंध बना रहा है, बाकी 7 तो संबंध नहीं बना रहा है। यानी जो संबंध किसी दूसरे से बनाता था वो हमारा डोमेन होता था। तो डोमेन में हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 ही व्यक्ति संबंध बना रहा है, 7 हमारा नहीं बना रहा है तो वो डोमेन में नहीं आएगा। तो 1 2 3 और 4 ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक उसी प्रकार जब रेंज निकालते थे, रेंज यानी कि परिसर, अच्छा परिसर में क्या करते थे, ये जो हमारा x है ने जिससे संबंध बनाएगा, यानी डोमेन जो है, प्रांत जो है जिससे संबंध बनाएगा वही हमारा होता था क्या, रेंज। एक जो है किससे संबंध बना रहा है, 2 से बना रहा है, 2 किससे बना रहा है, 3 से बना रहा है, 3 किससे बना रहा है, 4 से, 4 5 से, यानी कि जिससे संबंध बना रहा है वो हमारा क्या हो जाता था, रेंज हो जाता था। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6, क्योंकि संबंध ये जो है ना इसी से बना रहा है, 1 और 6 से नहीं बना रहा है, 1 और 6 से नहीं बना रहा है। तो हमारा रेंज में यही आएगा, रेंज में हो जाएगा 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक और होता था कोडोमेन, जिसको बोलते थे सहपरांत, ठीक है, कोडोमेन जिसको बोलते थे सहपरांत। सहपरांत क्या होता था, जो डोमेन का सहायता करने के लिए आए कि आइए हमसे संबंध बना लीजिए। जैसे मान के चलिए ये हमारा डोमेन है, इसकी सहायता करने के लिए कौन आया, ये सब आया है, 1 भी आया है, 2 3 4 5 6, ये सारा एलिमेंट आया है कि भाई आइए हमसे संबंध बना लीजिए। लेकिन ये सिर्फ 2 3 4 5 6 से आया संबंध, सिर्फ 2 3 4 5 से बनाया संबंध, लेकिन आया तो ये सभी था, 1 2 3 4 5 6। तो जितना एलिमेंट आएगा कि डोमेन को बोलेगा कि हमसे संबंध बना लीजिए, यानी x को एलिमेंट को, वही हमारा हो जाएगा सहपरांत। तो सहपरांत में हमारा 1 2 3 4 5 6 सब आया है, तो ये सब हो जाएगा हमारा सहपरांत। क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है कि इतना आप जरूर सीखे होंगे, 11वीं में ही ये सब चीज सीखे हैं।
और अब शुरू करेंगे हम लोग क्या चीज, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी शुरू करेंगे, यानी कि संबंध के प्रकार। ये सब तो खैर हम 11वीं में ही पढ़ चुके हैं। इसमें संबंध के प्रकार में हम जब बात करेंगे तो इस मतलब इस तरह के संबंध का बात करेंगे कि आर जो है ना ए से संबंध रखता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग संबंध के प्रकार में उस तरह के संबंध का बात करेंगे कि मान के चलिए एक रिलेशन है जो ए से ए में संबंध रखता है। ए से ए में संबंध रखने वाले मतलब जो रखेगा उसका ही बात करेंगे इसमें। तो इसमें संबंध के प्रकार में पहला आता है स्वतुल्य संबंध। पहला जो है वो आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, स्वतुल्य संबंध में आखिरकार होता क्या है वो हम बताते हैं आपको। स्वतुल्य संबंध उस तरह के संबंध को कहेंगे जो खुद का खुद से होगा। जैसे इसमें हम लिखेंगे खुद का खुद से कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए ये हमारा हो गया, ये हो गया, इसको ए है इसको बी लेते हैं, 1 और 2 और 3 ले लिए, इसको भी 1 2 3 ले लिए, और दूसरे से भी हो सकता है। लेकिन मेन है इसमें स्वतुल्य में कि खुद का खुद से होना ही चाहिए। जैसे मान के चलिए 1 है तो 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। हो सकता है 1 का 3 से हो जाए, लेकिन 1 का 3 से होगा तो ठीक है, लेकिन उससे पहले 1 का 1 से होना ही चाहिए, तभी जाकर के हम बोलेंगे उसको स्वतुल्य संबंध, यानी कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि खुद से संबंध होना चाहिए। अदरवाइज दूसरे से भी हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है, लेकिन खुद का खुद से होना ही चाहिए। खुद का खुद से संबंध होना ही चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए ए लिए, इसको बी लिए, अभी 1 2 3 का लिए थे तो 4 5 6 का ले लीजिए, इसमें भी 4 5 6 दीजिए। खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, यानी कि 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से होना ही चाहिए। तो 4 का 4 से संबंध बनाइए, 5 का 5 से, 6 का 6 की, ठीक है। अदरवाइज बोल रहा है दूसरे से भी हो सकता है, जैसे 5 का संबंध 4 से भी हो सकता है, कोई तरह का हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या 5 का 5 से बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तभी जाकर के हम उसको स्वतुल्य बोलेंगे। और दूसरा था हमारा, दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा में सिमेट्रिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग दूसरा संबंध पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध। अच्छा, दूसरा में है सममित संबंध। सममित संबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में होता है यदि ए का संबंध बी से है, यदि ए का संबंध क्या होगा? बी से है, तो बी का संबंध भी ए से होगा। यदि, अच्छा, उसका मतलब स्वतुल्य का जो बताए थे ना, उसमें लिख लीजिएगा स्वतुल्य का उसके ठीक नीचे में कि ए कोमा ए होगा ने, क्योंकि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। किसके लिए? तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू बड़का ए होना चाहिए, यानी कि ए का ए से, ये स्वतुल्य में लिख लीजिएगा उसके नीचे, अभी जितना बताया उसके नीचे कि ए का ए से, यानी कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल वैल्यू। फॉर, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल वैल्यू। फॉर ऑल वैल्यू उसमें लिख लीजिएगा।
अब देखिए सम्मित में बात करते हैं। सम्मित में क्या होगा कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। लिखिएगा, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए ये हमको लिए एग्जाम्पल में ए और बी 1 2 3 लिए, इसमें भी 1 2 3 लिए। ठीक है, तो अगर ए का संबंध दू से है यानी ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए, यानी कि दू का भी फिर 1 से होना ही चाहिए। जैसे 3 का 2 से है, 3 का संबंध 2 से है तो फिर 2 का भी 3 से होना ही चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ कि यदि क्या होगा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी ए बी से संबंध रखता है तो बी जो है ने वो भी ए से संबंध रखेगा। बस सिमेट्रिक रिलेशन में यही है कि यदि ए जो है ने बी से संबंध रखता है तो बी भी क्या होना चाहिए, ए से संबंध रखना ही चाहिए। अब हमारा एक बच गया है, वो है संक्रामक संबंध, जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तीसरा है संक्रामक संबंध। इस पर हम एक सवाल भी बताएंगे। संक्रामक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव TRANSITRE ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन में, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है तो बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ए है ये, अब बी है और ये सी है। अगर ए का संबंध बी से होगा और बी का संबंध अगर सी से होगा तो फिर ए का संबंध सी से भी होना ही चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये होगा हमारा संक्रामक। यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी से नहीं है तो भी हमको मानना है कि यह संक्रामक है। लेकिन यदि ए का बी से है, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से नहीं है तो उसको नहीं मानना है। यानी इसका 3 शर्त है। यदि किस स्थिति में हम संक्रामक इसको लिख सकते हैं वो देखिए। यदि ए का संबंध बी से है, ठीक है, कोमा, और बी का संबंध सी से है तो ए का जो संबंध है ना, ए का संबंध सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से होगा, बी का फिर सी से होगा तो ए का अगर सी से मिल गया तो वो संक्रामक होगा, यानी तब वो क्या होगा, होना चाहिए तो वो संक्रामक होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तब वो संक्रामक संबंध होगा। और दूसरा केस में क्या होगा, देखिए दूसरा केस में यदि ए का बी से है और बी का किसी से नहीं है, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी से नहीं है, तो भी वह संक्रामक संबंध होगा। अच्छा, ए का संबंध बी से होगा और बी का किसी से नहीं होगा, तब पर भी हमको मानना है क्या चीज, कि संक्रामक संबंध है। ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, हम खोज करके बता रहे हैं, ऐसा इसको हमको मानना है। ठीक है, और तीसरा केस में क्या होगा, यदि ए का संबंध बी से होगा और बी का संबंध सी से होगा तो फिर ए का संबंध अगर सी से नहीं है तो इसका मतलब वो संक्रामक नहीं होगा। ये भी लिख देते हैं, यदि ए का संबंध
यदि ए का संबंध बी से है, ठीक है, और बी का संबंध बी का संबंध सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है, तो वह संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, 3 गो केस है जिसमें आपको संक्रामक चेक करना पड़ेगा। एक तो ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से अगर रहेगा तो संक्रामक होगा। ए का बी से है लेकिन बी का फिर केकरो से नहीं है, यानी किसी से नहीं है, तो इसका मतलब वो संक्रामक है, मानना है हमको ऐसा। और ए का संबंध बी से है, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से नहीं है, तो वो क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। अब एक जो है न, इस पर हम कुछ सवाल बनाते हैं और अगला लेक्चर में हम जो है न इस तीनों का पढ़ेंगे। एक होता है तुल्यता संबंध, यानी कि पूरा स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित, अगर ये तीनों है तो वो तुल्यता संबंध होगा। इस तीनों पर हम एक सवाल देखते हैं कि किस तरह का सवाल रहता है हमारे चैप्टर में और किस तरह से हमको देख करके बनाना पड़ता है स्वतुल्य का। यानी कि इसको लिखना चाहिएगा, ऐसे रहेगा, ए का संबंध क्या होगा, बी से है, ए का संबंध बी से है, तथा बी का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, और ए का संबंध अगर सी से है, ए का संबंध सी से है तो वह संक्रामक होगा। ये पहला केस है। दूसरा केस में क्या था, ए का बी से है, ए का संबंध अगर बी से है, यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का संबंध बी से है और बी का आगे हमको किसी से अगर नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हमको मानना है कि वो संक्रामक है। और तीसरा केस में क्या था कि ए का संबंध बी से है, ए का रिलेशन यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का संबंध बी से है और बी का सी से रिलेशन है, बी का संबंध सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है। इसको क्या बोलते थे, जब हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं यानी कि संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग करते थे, तो संबंध नहीं है, ए का संबंध सी से नहीं है, तो इस स्थिति में संक्रामक नहीं होगा। यानी कि इस तरह से हमारा 3 को मतलब 1.1 से एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 के बारे में पढ़ना रहता है। अब इस पर हम एक सवाल बनाते हैं कि किस तरह से सवाल रहता है, देखते हैं। ठीक है, एक सवाल देखते हैं जिसमें हमको कह रहा है कि स्वतुल्य है या सम्मित। संक्रामक वाला हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर ए बराबर हमको दिया है 1, 2, 3 और हमको बताया है कि ए का ए से संबंध है, तो इसमें हमको क्वेश्चन इस तरह से इसको देख करके दिया रहेगा और बोलेगा कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि क्या है, बताइए। तो स्वतुल्य का शर्त बताए हैं कि ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि खुद का खुद से होना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है। और सम्मित का क्या होता है, सम्मित का है ना, तो ए का अगर बी से है रिलेशन तो बी का भी ए से होना ही चाहिए, यही शर्त ना, ठीक है। इसको देखते हैं लगा करके। ए का ए से रिलेशन, इसका मतलब हुआ कि ए में क्या एलिमेंट हमको सवाल में दिया है, 1, 2, 3, यानी 1 का 1 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से या 3 का 3 से, तभी जाकर के वो स्वतुल्य होगा। तो 1 का 1 से संबंध यहाँ हमको मिल गया, ठीक है, 2 का 2 से भी मिल गया और 3 का 3 से भी मिल गया। उसके बाद हम बताए थे अदरवाइज दूसरे से हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुद का खुद से संबंध हमको मिल चुका है, इसका मतलब यह स्वतुल्य है। लिख देंगे यह स्वतुल्य है, ठीक है। इसमें अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं, यानी सम्मित देखते हैं। तो सम्मित में क्या होता है, ए का बी से तो बी का भी ए से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्वतुल्य वाला को इसमें छोड़ भी दीजिएगा, क्योंकि 1 का अगर 1 से है ए और बी माने तो बी का भी ए से ही है। इस पर चेक कीजिए, इसको तो इसको छोड़ दीजिए। 1 का अगर 2 से है तो 2 का भी 1 से होना ही चाहिए, कहीं पर है 2 का 1 से नहीं है। इसका मतलब अगर ए है और ये बी है
तो फिर बी और ए भी होना चाहिए, यानी एक का दो से है तो दो का भी एक से होना चाहिए। कहीं सवाल में नजर हमको नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि असमित नहीं है। तो लिखिएगा असमित नहीं है। ठीक है, अब दूसरा में चेक करते हैं। अच्छा, दूसरा में देखिए, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से है कि नहीं। एक का एक से, दो का दो से, एक का सिर्फ एक से नजर आ रहा है, दो दो तीन तीन और गैर है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, और उसके बाद सम्मित चेक करते हैं। एक एक वाले को तो छोड़ दीजिए, स्वतुल्य वाला इसमें यानी कि खुद का खुद से रिलेशन रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का दो से है तो दो का क्या एक से है, यहाँ पर है, इसका मतलब सम्मित है, सम्मित है। तीसरा का देख लीजिए, स्वतुल्य चेक करेंगे तो एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अब सम्मित चेक करेंगे, एक का दो से है तो दो का भी एक से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक का दो से और दो का एक से है, इसका मतलब यह सम्मित है, सम्मित है। आई होप कि ये सवाल आप समझ गए होंगे किस तरह का सवाल हमारे एक्सरसाइज में रहता है। अब इससे जो अगला सवाल है ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आता है, यानी एक सीक्वेंस पर बनता है, जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।